ओके सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि खूब बढ़िया और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लाए हैं आपके सामने, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये इस चैप्टर का नाम है बेटा। तो ये वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आखिर है क्या, इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, ये जानना बहुत जरूरी है बेटा। तो इसमें ये जानिए कि सबसे पहले कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इसके अंतर्गत क्या होगा, कैसे शुरुआत किया गया। तो सबसे पहले थोड़ी सी एक बात कर लें कि जैसे आपने छठे चैप्टर का भी न्यूमेरिकल थोड़ा सा रह रहा है और उसके पोर्शन, तो ये थोड़ा सा 2-1 दिन का डिले है। 2-3 दिन बाद मैं उस वीडियो को डालूंगा जो इसके न्यूमेरिकल का पोर्शन है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, वहाँ से वीडियो बना रहा हूँ राजस्थान से। तो जब मैं वापस जाऊंगा तो वहाँ से वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको वहीं से देखने को मिलेगा वो जो उसका रिमेनिंग पोर्शन है। 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर जो भी बच रहे हैं, वो न्यूमेरिकल का पोर्शन बच रहा है। थ्योरी कंप्लीट करिए, क्योंकि उस चैप्टर में वो प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है, थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी को आप अच्छे से करिए और फिर जो उसके डाउट होंगे वो भी हम वहाँ पर डिस्कस कर देंगे। तो अभी हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करिए ये क्या है, कैसे है। तो पहले जो साइंस जैसे डेवलप कर रहा था, तो साइंस में स्टार्ट में इलेक्ट्रिसिटी अलग पोर्शन हुआ करता था, लोग इलेक्ट्रिसिटी को अलग पढ़ते थे और मैग्नेटिज्म को अलग पढ़ते थे। मतलब उन दोनों का कोरिलेशन नहीं था, आपस में उनका कोई संबंध नहीं था। लेकिन एक दिन वही है कि थोड़ा सा अच्छा काम हुआ। फैराडे वो ओरस्टेड एक प्रोफेसर थे, तो वो ग्रेजुएशन की क्लास पढ़ा रहे थे। तो जैसे मान लीजिए अलग अलग पार्ट होते हैं इसके, जैसे अभी आप बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर, ऐसे एक पार्ट में पढ़ा के वो दूसरे पार्ट की क्लास लेने जा रहे थे। तो एक पार्ट में उन्होंने मैग्नेट पढ़ाया। तो आप में तब विज्ञान उतना आगे नहीं था, तो सिर्फ थोड़ी सी बात हुई कि जैसे इसको अगर लटका दिया जाए तो ये नॉर्थ साउथ में जाके ठहरती है। तो मैग्नेटिक निडल का उन्होंने एक्सपेरिमेंट कराया और वो मैग्नेटिक निडल को लेके चले गए नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि एक तो ये है कि जो उपकरण है वो रखो जाके लैब में, फिर दूसरी क्लास लो। दूसरा तरीका ये है कि उस उपकरण को उन्होंने जेब में रख लिया, क्योंकि मैग्नेटिक निडल का साइज छोटा होता था। तो वो गए तो पूरा लैब सेट थी, बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी समझानी थी, बल्ब कैसे वर्क करता है, उसकी वर्किंग क्या है। तो वो एक्चुअल में उस प्रयोग को ऐसे झुक के कर रहे थे, तो वो मैग्नेटिक निडल उनके चुभ रही थी। तो उसको जेब से निकाला, उन्होंने टेबल पर रख दिया। फिर जब उन्होंने स्विच ऑन किया तो देखा मैग्नेटिक निडल हिली, और जब स्विच ऑफ किया तब मैग्नेटिक निडल हिली। तो उनको एक अद्भुत घटना लगी। फिर उन्होंने धारा की दिशा को बदल के देखा, तब भी देखा कि मैग्नेटिक निडल उल्टी दिशा में विक्षेपित होने लगी। तब इसका मतलब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वैद्युत धारा के कारण, अगर वैद्युत धारा कहीं है तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो अगर आपको पहली क्लास याद हो फिजिक्स की, तो उसमें हमने पढ़ा था स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आज तक का जो हमने डिस्कशन किया उसमें हमने स्थिर आवेश का डिस्कशन किया, फिर गतिशील आवेश वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हमने गतिशील आवेश भी थोड़े बहुत पढ़ लिए, तो उसका अभी हमने सिर्फ वैद्युत धारा का प्रभाव पढ़ा है। लेकिन अब उसका हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं कि अगर गतिशील आवेश है तो वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा। तो इसी का डिस्कशन होगा इस चैप्टर के अंतर्गत। तो गतिशील आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में यही पढ़ना है। तो अब वो आपको मैं ओरस्टेड का सेटअप दिखाता हूं। तो ओरस्टेड का प्रयोग, तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट 1, तो उनका जो सेटअप था, जिसका उन्होंने प्रयोग किया था और जिसके आधार पे उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने एक कुंजी
एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक, इसकी सहायता से एक तार लिया और उसको इन्होंने, ये है AB चालक तार, चालक तार या चालक प्रतिरोध तार। अब इसके नीचे उन्होंने मैग्नेटिक सुई को प्लेस कर दिया। अब क्या देखा उन्होंने कि जैसे ही ये स्विच ऑफ है, अभी बेटा ये की है, ये बैटरी है या सेल कह लो, ये धारा नियंत्रक है, तो जैसे ही कुंजी उन्होंने ऑन की, स्विच ऑन किया, तो उन्होंने देखा, अब जैसे आप ये जानते हैं कि बैटरी के धनात्मक सिरे से धारा निकलेगी, तो उन्होंने देखा कि ये धारा इसमें गई होगी तो सुई में विक्षेप आया। तो इसके बाद उन्होंने देखा कि ये सुई ऐसे इस दिशा में विक्षेपित हो गई। फिर उन्होंने क्या किया कि धारा की दिशा पलट दी। धारा की दिशा, ये पहले समझ में आया कि सुई विक्षेपित हुई, तो उन्होंने फिर क्या किया, इस बैटरी के टर्मिनल को बदल दिया बेटा। अब यहाँ निगेटिव कर दिया, ये पॉजिटिव कर दिया, तो अब आप सोचो धारा इधर से जाएगी बेटा। तो अब धारा इधर से गई, तो धारा जब इधर आई तो उन्होंने देखा कि ये जो सुई थी उसके विक्षेप की दिशा बदल गई। पहले सुई ऐसे विक्षेपित हुई थी और अब सुई ऐसे विक्षेपित हुई, तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि कैसे पता चला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ये तो वेल नोन था कि जैसे एक चुंबक है बेटा, उसके निकट अगर आप दूसरा चुंबक ले जाएं, इस चुंबक के निकट अगर ये चुंबक ले जाएं, तो या तो ये दूर हटता है ये वाला चुंबक, और या फिर ये चुंबक पास आता है। तो ये पहली जानकारी हम लोगों को थी कि अगर नॉर्थ होगा तो ये दूर चला जाएगा, और अगर ये टर्मिनल विपरीत हुआ, साउथ हुआ, तो ये पास आ जाएगा। ठीक, तो चुंबक दूर भी चला जाएगा और पास भी चला आएगा। तो ये बात आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये पहले पता था कि ये जो चुंबक हिल रहा है वो इस चुंबक के प्रभाव के कारण हिल रहा है, नहीं तो इस चुंबक में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो ये ऐसा कह सकते हैं, इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चुंबक के उसमें विक्षेप आता है, या फिर जब इसको पास लाते हैं तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है, तो उसके कारण ये हिलता है, आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है। तो कुल मिला के दूसरा चुंबक जो प्रतिकर्षित हो रहा था या आकर्षित हो रहा था, कुल मिला के उसमें मूवमेंट आ रहा था, हिल रहा था, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण हिल रहा था। तो ये सुई चुंबकीय सुई है, तो चुंबकीय सुई हिल रही है, इसका मतलब ये गारंटी है कि ये चुंबकीय प्रभाव के कारण ही हिल रही है। तो यहाँ एक बात कंफर्म हो गई कि जैसे ही इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले इस सेटअप के बारे में लिखिए, इसकी भाषा क्या लिखेंगे। सर्वप्रथम एक बैटरी कुंजी को धारा नियंत्रक के साथ जोड़कर उसके साथ एक प्रतिरोध तार संयोजित कर देते हैं। जैसे ही चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, सुई में विक्षेप आता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अगर हम वैद्युत धारा की दिशा बदल दें, जैसे आपको पता होगा पहले हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल लिया था, तो अगर वैद्युत धारा की दिशा परिवर्तित कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, जो यह प्रदर्शित करती है कि वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये इस चीज़ की पुष्टि हो गई, इस बात की पुष्टि हो गई कि वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का कारण है। किस बात की पुष्टि हो गई बेटा? कि वैद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की उस उत्पत्ति का कारण है। तो इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे जाइए, इसको देखिए अगर ये समझ गए हो तो। कुल मिला के अभी सिर्फ इतनी बात पता चली है कि अगर वैद्युत धारा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखिए बेटा। अब इसके धारा की दिशा का पता लगाना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ना कहिए, चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाना कि चुंबकीय क्षेत्र
कैसा होगा के आकार का, चुंबकीय क्षेत्र के आकार का पता लगाना। तो इसके लिए एक कार्डबोर्ड लेते हैं, एक दफ्ती, एक लकड़ी का टुकड़ा, बॉक्स, जैसे ये सोचिए ऐसे लिया। अब इसमें छेद कर दिया है ऐसे, और इसके अंदर से ये तार निकाल के यहाँ से बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक संयोजित कर दिया है। तो जब उसको सामने से देखेंगे इस बोर्ड को आप, ये लकड़ी का बोर्ड है बेटा, ये तिरछा है, जैसे सामने से आप देखेंगे ऐसा सोचिए। ऐसे जैसे ये बोर्ड है तो ये आप देखेंगे तो ऐसा दिखेगा बेटा। तो अब जब इसमें से एक तार डालोगे तो तार का कुछ पोर्शन तो आपको दिखेगा नहीं, उसके नीचे से दिखना, जब यहाँ तार आएगा तब दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग उसी को यहाँ ड्रॉ करने जा रहे हैं कि जब यहाँ से एक तार डालेंगे तो उसके बाद ये यहाँ तक तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ तक डॉटेड लाइन से बना दिया। अब इसके बाद इसके साथ एक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक RH, कुंजी, बैटरी संयोजित कर दी। ठीक, अब जब इसमें वैद्युत कुंजी को ऑन करते हैं तो इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये तार बीच में टूटा नहीं है बेटा, ये आर पार है, लेकिन बीच में हमने डॉटेड लाइन बना दिया है। इसका रीज़न ये है डॉटेड लाइन का कि आपको ये दिख नहीं रहा है, बोर्ड के पीछे है, 3D में फील कराने के लिए। तो एक लकड़ी का बोर्ड ले लीजिए या कुचालक बोर्ड ले लीजिए, उसके ऊपर उसके अंदर से एक धातु का तार प्रवेश कराते हैं, जिसको एक बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक के साथ संयोजित कर दिया जाता है। बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक के साथ संयोजित कर दिया जाता है। अब चालक, अब बैटरी में धारा, बैटरी, अब कुंजी ऑन करते हैं तो बैटरी में से धारा चालक तार में प्रवाहित होने लगती है। जब चालक तार में धारा प्रवाहित होने लगती है तो लोहे के छोटे छोटे बुरादे, स्प्रिंकल, उसको स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं, मतलब छोटे छोटे बुरादे लेते हैं, उसको एकदम महीन महीन, जैसे आप लकड़ी को रगड़ते होंगे तो देखा होगा उसके बुरादे निकलते हैं। तो ऐसे लोहे को भी अगर क्रश कर दिया जाए तो उसके छोटे छोटे बुरादे जैसे पीसेस मिलेंगे, छोटे छोटे टाइनी पीसेस। तो उन बुरादों को इस बोर्ड पर ऐसे स्प्रिंकल करते हैं, छिड़क देते हैं। तो जब बोर्ड पे छिड़कते हैं उसके बाद ऐसे उस बोर्ड को ऐसे 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 थपथपाते हैं। तो जब बोर्ड को थपथपाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो आपने लोहे के बुरादे छिड़के थे ये एक आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो उनका आकार कुछ ऐसा होता है, ऐसे सारे बुरादे एक वृत्तीय पथ पर व्यवस्थित हो जाते हैं। सारे बुरादे किस पे व्यवस्थित हो जाते हैं बेटा? वृत्तीय पथ पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये हमने देखा प्रयोग करके कि सारे बुरादे किसी एक वृत्तीय पथ पर व्यवस्थित हो गए। तो इससे यह ज्ञात होता है, जब इस पे, अब इसको हम ऐसे एक तरीके से बना देते हैं, ऐसे कुछ ऐसा, तो इस पर एक सारे बुरादे एक वृत्तीय मार्ग धारण कर लेते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या उसके आकृति का पता लगाना था, तो ये क्या पता चला कि चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय होता है। तो इसको जल्दी से वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अच्छा, पहले इसकी भाषा नोट कर लीजिए कि सर्वप्रथम एक लकड़ी का बोर्ड लेते हैं जिसके अंदर एक चालक तार डालकर उसे बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक के साथ संयोजित कर देते हैं। जब कुंजी को ऑन करते हैं तो चालक तार में धारा प्रवाहित होती है और लोहे के छोटे बुरादे लकड़ी के बोर्ड पर छिड़क कर जब बोर्ड को थपथपाते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो लोहे के बुरादे हैं उन्होंने वृत्तीय आकार धारण कर लिया है। इससे यह ज्ञात होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का आकार एक चालक तार के कारण वृत्तीय होता है। तो ये इसकी आकृति का ज्ञात हो गया बेटा। जल्दी से वीडियो पॉज करके इसे नोट करें, फिर इसके बाद हम लोग आगे का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर ये आपने नोट कर लिया हो, दो प्रयोग हमने करा दिए हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा।
तो फिर इसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं बेटा। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाना। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए पहले आप पढ़ने जा रहे हैं दाहिने हाथ का नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? दाहिने हाथ का नियम या दक्षिण हस्त नियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? दक्षिण हस्त नियम, राइट हैंड रूल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? राइट हैंड रूल। सर्वप्रथम एक चालक तार लेते हैं, जिसमें अगर चालक तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ते हैं और मुड़ी हुई नहीं, दाहिने हाथ में पकड़ते हैं और अंगूठा धारा प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करे। अपने दाहिने हाथ में एक चालक तार की कल्पना करते हैं। ये मान लीजिए चालक तार है, तो अपने दाहिने हाथ में चालक तार की कल्पना करते हैं और अगर मुड़ी हुई उंगलियां अगर अंगूठा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ यही लिखा हुआ है, यही यूज है, लेकिन दूसरा तरीका यह है कि अगर अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को भी प्रदर्शित करेंगी। तो अगर वृत्तीय पथ पे किसी छल्ले में धारा प्रवाहित हो रही है बेटा, तो इसका मतलब मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को, और अगर अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को। यहां पे सिर्फ यही बात हमने लिखा है कि यदि अपने दाहिने हाथ में एक चालक तार की कल्पना करें, यदि अंगूठा चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रदर्शित करे, धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। फिर से, ये किसकी दिशा है बेटा? आई की दिशा, धारा की दिशा। तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी की दिशा। ये मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। इसमें ये लिखा नहीं है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि अगर ये वृत्तीय पथ में अगर मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को प्रदर्शित करें तो उनके लंबवत अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ओके, अगर मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को प्रदर्शित करें तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और अगर अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ये दाहिने हाथ का नियम है बेटा, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, इसको आप अच्छे से समझिएगा। ओके, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, और इसका नियम लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे? यदि अपने दाहिने हाथ में एक चालक तार की कल्पना करें, यदि अंगूठा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। अगर धारा नीचे जा रही है तो अंगूठा नीचे आ जाएगा, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अगर धारा ऊपर जा रही है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बेटा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। अब इसके बाद देखिएगा स्नो नियम। अगला नियम इसमें क्या है? दूसरा स्नो नियम। ओके, अब वही है जैसे इसमें ये, अगर वैद्युत धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर हो, वैद्युत धारा की दिशा साउथ से नॉर्थ की तरफ हो, तो और उसके ऊपर एक चुंबकीय सुई व्यवस्थित करें। ऊपर नीचे कहीं व्यवस्थित कर दीजिए, ऊपर व्यवस्थित कर देते हैं। चालक के ऊपर अगर चुंबकीय सुई व्यवस्थित करें तो
उसके नॉर्थ की दिशा, अगर ये नॉर्थ, देखिए क्रम क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 बनाया था 11th में बताया था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर इसको नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अगर हमने नॉर्थ साउथ को ऐसे प्रदर्शित किया है, देखो नॉर्थ साउथ, तो अब ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ के बाद है वेस्ट फिर साउथ, नॉर्थ के बाद है वेस्ट फिर साउथ, तो ईस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट। तो जो इसका नॉर्थ भाग है वो पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। ये नॉर्थ किधर चला जाएगा बेटा, पश्चिम की ओर। फिर से, यदि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली दिशा को दक्षिण से उत्तर की ओर माने, फिर से एस से एन की ओर, एस एन सन्नी, सन्नी टाइप ऐसे याद रख लो कि सन्नी, तो एस से एन की ओर अगर धारा प्रवाहित हो रही है, किसी भी चालक तार में धारा एस से एन की ओर प्रवाहित हो रही है, तो एन का मतलब है कि वो किधर की ओर विस्थापित हो जाएगा, पश्चिम की ओर। तो जो चुंबकीय सुई का नॉर्थ क्षेत्र है वो पश्चिम की ओर विक्षेपित होगा। ओके, फिर इसी को एम्पियर का तैरने का नियम भी इसी आधार पे है। यदि ऐसे सोचिए, हम ऐसे तैर रहे हैं, जिस दिशा में हम तैर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस दिशा में वैद्युत धारा, ये अपने कोर्स में नहीं है तैरने का नियम, लेकिन उससे आप ये स्नो का नियम आसानी से समझ सकते हैं। यदि वैद्युत धारा की दिशा में हम तैरें तो जो हमारा बायां हाथ है वो नॉर्थ में विक्षेप को प्रदर्शित करता है। तो बायां हाथ देखो, ये लेफ्ट हैंड है, ये नॉर्थ को विक्षेप की दिशा, तो नॉर्थ इधर चला जाएगा, मतलब नॉर्थ किधर चला जाएगा, पश्चिम की ओर चला जाएगा बेटा। तो ये तैरने का नियम है, किसके, एम्पियर के तैरने का नियम। तो एम्पियर के तैरने के नियम से भी इस नियम को समझा जा सकता है। देखिए हम इधर से इधर तैरे, देखिए साउथ से नॉर्थ की ओर तैर रहे हैं, तो हमारा दाहिना हाथ किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसको ऐसे सोचिए, ये ऐसे थोड़ा खड़ा कर लीजिए, ये पश्चिम है, ये पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो दक्षिण से उत्तर की ओर तैरें तो हमारा दाहिना हाथ किधर की ओर, बायां हाथ पश्चिम की ओर विस्थापित होगा। तो वो चुंबकीय सुई में नॉर्थ और साउथ होगा कि नहीं, तो नॉर्थ के विक्षेप की दिशा को प्रदर्शित करता है, बायां हाथ नॉर्थ के विक्षेप की दिशा को प्रदर्शित करता है। ओके, इसका एक फायदा ये भी है कि अगर दिशा बदल दी जाए, किधर को भी ले लो, मान लो कि इधर तैर रहे हो, इधर, तो ये धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा में तैरो तो जो बायां हाथ है वो विक्षेप की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मान लीजिए ऊपर धारा जा रही है तो ऊपर तैरिए, तो ये बायां हाथ है ना, ये विक्षेप की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से आप ये पता कर सकते हैं कि विक्षेप किधर आएगा। ओके, तो इसको इरेज कर रहे हैं बेटा, स्नो का नियम हो गया, ये ध्यान दीजिएगा फिर अच्छे से। स्नो का नियम एक बार नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ रहे हैं मैक्सवेल का पेंच नियम, या मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, या पेंच नियम। इरेज कर रहे हैं बेटा, ये सब बहुत काम आने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र के चैप्टर में बेटा। तो मैक्सवेल का पेंच नियम या दक्षिण हस्त का नियम, ये भी है। फिर से वही बात बेटा, यदि हम अपने दाहिने हाथ में एक पेंचकस की कल्पना करें तो पेंचकस के अंदर जाने या बाहर जाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित यदि धारा को प्रदर्शित करे तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। फिर से, यदि हम अपने दाहिने हाथ, ये दाहिना हाथ है, इसमें पेंचकस की कल्पना करें तो अगर पेंचकस ऐसे ऐसे टाइट करोगे बेटा, टाइट करोगे, तो इसका मतलब है कि ये पेंच अंदर जाएगा। तो पेंचकस अगर अंदर जा रहा है तो मुड़ी हुई उंगलियां किसको प्रदर्शित करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और अगर पेंच ढीला कर रहे हो, मतलब उसमें से निकाल रहे हैं, तो उल्टा ऐसे ऐसे कसना पड़ेगा ना। तो ऐसे ऐसे जब कसोगे तो इसका मतलब है पेंच बाहर आएगा, और पेंच बाहर आएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। और जब पेंचकस को अंदर टाइट कर रहे होंगे, पेंचकस को ऐसे ऐसे टाइट कर रहे होंगे
तो पेचकस ऐसे जब टाइट करेंगे तो अंगूठा नीचे जा रहा है ना, तो पेचकस टाइट कर रहे हैं, अगर वो दिशा किसकी है, धारा की दिशा, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। फिर से यदि हम अपने दाहिने हाथ में पेचकस की कल्पना करें और पेचकस को घुमाएं, तो पेचकस के अंदर जाने की दिशा यदि धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। और अगर मान लीजिए पेचकस को ढीला कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो यदि पेचकस के बाहर आने की दिशा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। फिर से देखिएगा इस नियम को कैसे कहेंगे प्रॉपर, कंफ्यूज ना होइएगा, एकदम प्रॉपर है। फिर से सुनिए, यदि हम अपने दाहिने हाथ में पेचकस की कल्पना करें तथा पेचकस को इस प्रकार घुमाएं कि या तो पेंच अंदर जाए या बाहर जाए, दो ही रास्ता हो सकता है, तो पेचकस के अंदर जाने या बाहर जाने की दिशा यदि धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो समझ गए होंगे, अगर पेचकस अंदर जा रहा है, वो पेंच अंदर जा रहा है तो मुड़ी हुई उंगलियां ऐसे होंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी। अगर पेचकस से पेंच को निकाल रहे हैं तो पेंच बाहर आ रहा है तो मुड़ी हुई उंगलियां ऐसे होंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। अगर आप ध्यान दें तो ये वही नियम है दक्षिण हस्त का नियम। अरे पेचकस को टाइट कर रहे हो तो अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है ना, तो पेंच भी अंदर जा रहा है या अंगूठा नीचे की तरफ है, एक ही बात है। और पेंच को जब ढीला कर रहे हो तो अंगूठा ऊपर है या धारा बाहर की तरफ है, एक ही बात है, क्योंकि पेंच बाहर आ रहा है। तो दक्षिण हस्त नियम और मैक्सवेल का पेंच नियम एक है, ये कोई दो अलग अलग नियम नहीं है, इसको दो अलग अलग नियम कह के बोला जा रहा है, कह के पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसको आप समझिए कि मैक्सवेल के पेंच का नियम ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग मैक्सिमम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा दक्षिण हस्त का नियम। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि हर बार हम लोग दक्षिण हस्त का नियम ही यूज़ करेंगे। तो इसके बाद भी यह चुंबकीय क्षेत्र, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गतिशील है तो चुंबकीय बल की दिशा का पता लगाना। फिर से, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल इसको त्रिविमीय में समझिएगा बेटा। एक्स वाई जेड ऐसे समझिएगा, ये अगर एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ऐसे समझिए वाई एक्स और जेड। फिर से एक्स वाई जेड। अब ये आवेश एक्स और जेड, तो एक्स जेड तल में ऐसे प्रवेश कर रहा है, ओके, ऐसे कोई आवेश प्रवेश कर रहा है, उसका वेग इधर है और ये एक्स अक्ष से थीटा कोण पर, तो एक्स अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे समझ लीजिए। तो यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। फिर से, ये कोई क्यू आवेश है बेटा, क्यू आवेश है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये बी की दिशा मान लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो उस पर लगने वाला बल निम्न बातों पर, यदि कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो उस पर लगने वाला बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आवेश, लगने वाला बल आवेश के समानुपाती होता है, मतलब आवेश जितना ज़्यादा होगा बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। जैसे Q आवेश ले लिए तो बल लगेगा कुछ भी, तो अगर 2Q आवेश लेंगे तो बल 2 गुना हो जाएगा। तो लगने वाला बल किसके समानुपाती होता है, Q के समानुपाती। और लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा देंगे तो लगने वाला बल बढ़ जाएगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान घटा देंगे तो लगने वाला बल घट जाएगा। और अब इसका घटक वियोजन कर दीजिए V का,
तो आप जानते होंगे v का घटक वियोजन इसके अनुदिश हो जाएगा v cos थीटा और इसके अनुदिश हो जाएगा v sin थीटा। तो ये हो गया बेटा v sin थीटा। तो लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक, लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक v sin थीटा के समानुपाती होता है। अगर इन दोनों को एक साथ ले लें, 1 2 3 अगर समीकरण मान लें तो समीकरण 1 2 3 से ऐसे लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 2 व 3 से F समानुपाती q v b sin थीटा, q v b sin थीटा। तो F बराबर क्या आ जाएगा, एक नियतांक आएगा जगह समानुपाती हटाएंगे k q v b sin थीटा। अब प्रयोगों द्वारा k का मान क्या होता है, 1 होता है। इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं बेटा, प्रयोगों द्वारा k का मान 1, प्रयोगों द्वारा k बराबर क्या हो गया 1। तो F बराबर q v b sin थीटा, ये हो गया बेटा। ओके, अब अगर इसे हम सदिश रूप में प्रदर्शित करें तो आप जानते होंगे, सदिश रूप में आप जानते होंगे Q आवेश है, ये तो अदिश होता है, V और B साइन थीटा। तो आप मैथ का ये पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में, A क्रॉस B बराबर होता है A का परिमाण B का परिमाण इंटू साइन थीटा, प्रथम सदिश का परिमाण द्वितीय सदिश का परिमाण इंटू साइन थीटा। तो ऐसे ही V B साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर Q ब्रैकेट में V क्रॉस B, F बराबर Q V क्रॉस B। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया F का। ओके, अगर हम इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख दें, यदि ये चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत ही प्रवेश करे 90 डिग्री पर, यदि थीटा कितना हो जाए बेटा 90 डिग्री हो जाए, तो इसको थोड़ा सा यहां डिस्कस कर लेते हैं। यदि थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री मतलब यदि थीटा 90 डिग्री का मतलब ये कण ऐसे प्रवेश करके ना करके ऐसे 90 डिग्री मतलब के अनुदिश प्रवेश करे, ये हो गया थीटा। ऐसे से ये थीटा था और ऐसे प्रवेश करे, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो ये साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये बल अधिकतम हो जाएगा बेटा। तो F मैक्स क्या हो जाएगा Q V B, क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है 1। तो अगर ये साइन थीटा 1 हो गया, ये अधिकतम हो गया, तो ये लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा बेटा अधिकतम। तो F बराबर Q V B साइन थीटा में जो साइन थीटा है वो 1 हो गया है, तो ये F Q V B हो गया, तो ये F का मान अधिकतम है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यदि Q बराबर 1 कूलाम, V बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, तो F बराबर हो जाएगा B, F मैक्स बराबर क्या हो जाएगा B। तो यदि 1 कूलाम आवेश, एक परिभाषा और बन जाएगी बेटा ध्यान देना, यदि 1 कूलाम आवेश चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करे, फिर से यदि 1 कूलाम आवेश चुंबकीय क्षेत्र में 1 मीटर पर सेकंड की वेग से गति करे, तो लगने वाला अधिकतम बल चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होता है। तो लगने वाला अधिकतम बल किसके बराबर हो जाता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को आप अच्छे से तैयार करें, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके विमा क्या है, मात्रक क्या है, हर चीज का इसका डिस्कशन होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए। ओके।